नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विशाल के फार्म हाउस में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि विशाल गुस्से से पागल हो रहा था और वह अपने गार्ड्स के सामने ही क्रिस्टल के कपड़े फाड़ देता है, जिसे क्रिस्टल को बुरा लगता है। लेकिन फिर भी वह विशाल से कुछ नहीं कहती और विशाल उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर किसी चीज की तरफ फेंक देता है। क्रिस्टल उस मखमली गद्दे पर 2 बार उछल जाती है, लेकिन बस गौर से विशाल को देख रही थी। विशाल एक झटके में अपने भी कपड़े फाड़कर उसके ऊपर आ जाता है और उसे किसी जानवर की तरह काटने लगता है। उसके ऐसे बिहेव से क्रिस्टल डर रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले विशाल को इतने गुस्से में और इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं देखा था। क्रिस्टल जानती थी कि विशाल हमेशा बैट पर कुछ ज्यादा ही एक साइड रहता था और उसे बैट पर अलग अलग तरह से प्ले करना पसंद था। लेकिन आज तो वह पूरा ही जानवर बन चुका था, जैसे वह अपने फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा क्रिस्टल पर उतार रहा हो। वह इस कदर से क्रिस्टल को काट रहा था कि क्रिस्टल के कंधे पर से तो खून तक आने लगा था। क्रिस्टल जो दर्द से कराह रही थी, वह रोते हुए बोली, विशाल प्लीज दूर रहो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन विशाल कुछ नहीं सोचता और उसके पैरों के बीच आते हुए दांत पीसकर बोला, यह तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरी बेबी डॉल मुझसे दूर हुई है। आज मुझे उसका चेहरा देखना था, आज मुझे उसके दीदार करने थे, लेकिन तुम लापरवाह रही और तुम उसे कपूर खानदान के घटिया लोगों की चाल नहीं समझ पाई, तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। वही उसकी बात सुनकर क्रिस्टल रोते हुए बोली, प्लीज विशाल ऐसा मत करो, मैं हर बार तुम्हारा साथ देती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं कुछ भी करके अनाया को तुम्हारे पास ले आऊंगी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। वही क्रिस्टल बस खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही थी और विशाल उसके साथ जानवरों की तरह पेश आता रहा था। पूरी रात विशाल ने उसे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। तकरीबन आधी रात को दर्द और थकान की वजह से क्रिस्टल बेहोश हो गई, लेकिन विशाल अभी भी नहीं रुका था। वह अपनी प्यास को शांत नहीं कर पा रहा था, तो उसने किसी को मैसेज किया और पास के रूम में चला गया। थोड़ी ही देर में वहां पर एक लड़की आई। उसके आते ही विशाल ने उसके साथ भी उसी तरह हैवानियत से पेश आने लगा। वह उस पर किसी जानवर की तरह टूट पड़ा। विशाल जानता था कि आज उसे खुद को शांत करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वह बिना किसी झिझक के अपने गुस्से को नई लड़की पर उतार रहा था। वह लड़की क्रिस्टल की तरह वाइल्ड नहीं थी और उसकी बर्दाश्त इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वह बिस्तर पर बहुत जल्द बेहोश हो गई थी। लेकिन विशाल अपना गुस्सा फिर भी निकलता रहा। एक पल ऐसा आया कि वह लड़की मर ही गई। यह देखकर विशाल खुद को शांत करता है और बिस्तर से खड़े होते हुए वॉशरूम में जाने लगता है। जाते हुए वह गार्ड्स को इन्फॉर्म करता है कि उसे बॉडी को डिस्पोज कर दो। विशाल की इतनी हैवानियत देखकर तो अच्छे अच्छे इंसान की रूह कांप जाए। विशाल ऐसा ही था, दुनिया के लिए वह एक अच्छा बिजनेसमैन, एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने खानदान का हमेशा ख्याल रखता है और परिवार की इज्जत को सबसे ज्यादा ऊपर रखता है। यहाँ तक कि दुनिया के लिए तो वह औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करने वाला इंसान था। लेकिन उसकी हैवानियत वही औरतें जानती थी जिसने उसे जेला था। हालांकि ज्यादातर औरतें उसे ऐसी ही मिलती थी जो इसकी तरह हैवानियत पसंद करती हो, जैसे कि क्रिस्टल, दूसरी जानवी। वह लोग सभी बेड पर काफी वाइल्ड होते थे, इसीलिए विशाल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यह पहली बार था जब विशाल इतना वाइल्ड हो चुका था कि उसने किसी को बेड पर मार ही डाला। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी भी सिकन नहीं थी। वह बेखौफ होकर फ्रेश होने चला गया और वापस आकर बिस्तर पर लेट गया और अनाया के ख्याल में खो गया। अब वह सोचने लगा कि कैसे वह अनाया के नजदीक जाएगा और धीमे धीमे करके अनाया को अप्रोच करेगा। दूसरी ओर किसी सुनसान कमरे के अंदर एक औरत फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर घूम रही थी। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास होगी और वह दिखने में काफी मक्कार नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव काफी खतरनाक था। वह घूमते हुए दांत पीसकर बोली, क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है? तो उसके सामने सिर झुकाए हुए आदमी बोला, मैडम मैंने सब कुछ पता करवा लिया है, इंफॉर्मेशन सही है। कल ही किसी ने जिंदल खानदान के दोनों बड़े पोतों को अप्रोच किया है, वह भी खुफिया तरीके से मिलने के लिए। लेकिन जहां तक मुझे पता है, यह वही लड़की है जिसे मारने के लिए हमने भेजा था। यह सुनकर वह औरत मुठिया करते हुए बोली, तो वह जिंदा क्यों है, और वह भी अब तक, और मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? तो वह आदमी डरते हुए 2 कदम पीछे हटकर बोला, माफ कीजिएगा मैडम, हमें लगा
हम उसे खोजकर मार देंगे। लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वह कब कहाँ रहती है, उसके बारे में हम पता ही नहीं कर पाते। यहाँ तक कि उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ना ही उसके चेहरे की कोई तस्वीर है जो हम उसे खोज पाए। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूत को खोज रहे हैं। यह सुनकर वह औरत मुठिया करते हुए बोली, लगता है गेम में मजा आएगा। यह उसकी माँ से ज्यादा चालाक है। इसे कुचलना में मजा आएगा। जब उसकी माँ मेरे सामने नहीं टिक पाई, तो यह क्या टिकेगी। फिर वह अपने आदमियों को घूरते हुए बोली, उस मीटिंग पर नजर रखो। उसके बाद उस लड़की को खोजना आसान हो जाएगा। और ध्यान रखना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हो सके तो उसे जिंदा पकड़ लेना, और अगर जिंदा नहीं पकड़ पाए तो उसे मार डालना। फिर वह किसी शैतान की तरह हंसते हुए आसमान में काले बादलों की ओर देखकर बोली, गीता गीता, तुम्हारी बेटी बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारा जिंदा रहना जैसे मेरे लिए खतरा था, वैसे अब तुम्हारी बेटी मेरे लिए खतरा बन रही है। इतने सालों से वह गायब थी, अच्छा होता वह वापसी नहीं लौटती। फिर वह किसी साइको की तरह बोली, वैसे उसका नाम क्या है। तो वह आदमी अपनी मैडम को पागलों की तरह ऐसी हरकतें करता देख जो डर चुका था, वह डरते हुए बोला, मैडम उसका नाम अनाया कपूर है। यह सुनकर एक कड़वी हंसी हंसते हुए वह औरत बोली, अनाया कपूर बहुत जल्द यह भी अपनी माँ गीता कपूर के पास पहुंच जाएगी। फिर वह गंभीर आवाज में बोली, कपूर खानदान में जो हमारा मोहरा है उस पर भी नजर रखो। लगता है मेरा खौफ कुछ कम हो गया है, जो वह मुझे इन्फॉर्मेशन देना भूल रहा है। इतना बोलकर वह शैतानों की तरह वापस हंसने लगी, और उसकी हंसी से उसके सामने खड़ा आदमी डर से कांप रहा था, जैसे उसे अपनी मैडम की हैवानियत पता हो। कौन थी यह औरत, और क्या इसी ने मारा था गीता कपूर को, और क्या नाया खोज पाएगी इसे। कपूर खानदान में अगले दिन कपूर मैंशन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। राजेश कपूर गुस्से से पागल हुआ डाइनिंग टेबल पर बैठा था, क्योंकि विशाल मेहता ने उनकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए थे। अब शेयर होल्डर राजेश कपूर से उस चीज का जवाब मांग रहा था, और जिसकी वजह से उसने सुबह सुबह जानवी कपूर और रवीना कपूर की क्लास लगा दी थी। दूसरी ओर राजेश कपूर अब तक यह भी जान चुका था कि अनाया की नजरों में वह अपनी पूरी इज्जत गंवा चुका है। वह अनाया से मदद नहीं मांग पाएगा, लेकिन फिर भी वह बेशर्म था। उसे अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा प्यारी थी, इसलिए वह सुबह सुबह इंतजार कर रहा था अनाया का नीचे आने का। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था कि कल अनाया की हालत खराब थी, तो वह नीचे नहीं आ पाएगी। उसे बस अपनी कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा था। दूसरी ओर जानवी भी गुस्से और नफरत से अनाया का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह कल से ही विशाल का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन विशाल था जो उसे रिस्पांस नहीं दे रहा था, और उसे इन सब की वजह अनाया लग रही थी। वह अनाया को अच्छा सा सबक सिखाना चाहती थी। थोड़ी ही देर में उन तीनों की मुराद पूरी हो गई। अनाया लिफ्ट से नीचे आई। इस वक्त भी वह व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन अभी भी वह खुद को बीमार दिखाना चाहती थी, इसीलिए वह ऐसे ही नीचे आई। उसके पीछे ही सावित्री देवी आ रही थी, उसकी व्हीलचेयर को धक्का देते हुए। उसे आता देख वहां पर तीनों के एक्सप्रेशन अलग अलग थे। जहां दो लोग नफरत और मार देने के इरादे से अनाया को घूर रहे थे, तो वहीं पर राजेश कपूर को अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। उसे वहां आता देख राजेश कपूर अपनी जगह से उठते हुए प्यार भरी आवाज में बोला, बेटा तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यह सुनकर अनाया मास्क के पीछे हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी मुस्कान मास्क के पीछे छुपा लेती है। वो बिना भाव के कठोर आवाज में पूछता है, क्या बात है मिस्टर कपूर, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई। ऐसी शिद्दत से तो आपने मुझे खोजने तक की कोशिश नहीं की थी, और मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ यह जानने तक की कोशिश नहीं की थी, तो फिर आज आप मुझे याद क्यों कर रहे हैं। वही उसकी बात सुनकर राजेश कपूर का सर शर्मिंदगी से झुक गया। वो समझ गए थे कि जितना दिख रहा है यह इतना आसान नहीं है। राजेश कपूर आगे आते हुए प्यार से बोले, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें काफी खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो, इसीलिए तुम चली गई हो। यह सुन अनाया व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोली, ओह ऐसी बात है, इसीलिए आपने मुझे दुनिया के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की, और मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश को भी नजरअंदाज करके अपनी सड़क से उठाई हुई बेटी को मेरी जगह पर सगाई करवा दी। यह सुनकर तो राजेश कपूर की मुठिया कस गई। वहीं पीछे खड़ी दोनों औरतें भी गुस्से से पागल हो रही थी।
तो जानवी से रहा नहीं गया, तो आगे आते हुए दांत पीसकर बोली, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। मैं कपूर खानदान की प्रिंसेस हूँ। यह सुनकर अनाया जोर जोर से हंसने लगी और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हें इस खानदान की प्रिंसेस बनने का इतना शौक है कि तुम यह सच में भूल गई हो कि सच में तुम्हारी रगों में इस खानदान का खून ही नहीं दौड़ रहा। यह सुनकर जानवी का चेहरा काला पड़ जाता है। वह बताना चाहती थी कि वह सच में राजेश कपूर की बेटी थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। अब भला वो क्या ही बोलती, क्योंकि दुनिया के लिए तो वह एक गोद ली हुई बेटी थी। सभी को सिर्फ यही पता था कि जानवी को रवीना ने शादी से पहले अनाथ आश्रम से गोद लिया था, लेकिन कोई यह बात नहीं जानता कि जानवी को खुद रवीना ने ही पैदा किया था। लेकिन तब उसकी शादी नहीं हुई थी और समाज में अपनी बदनामी ना हो और एक अच्छे और अमीर खानदान में शादी कर पाए, इसीलिए उसने यही अफवाह फैला दी कि जानवी को उसने अनाथ आश्रम से गोद लिया और वह उसको पालकर उस पर एहसान कर रही है। इसीलिए जानवी खामोश हो गई। रवीना गुस्से में आगे आते हुए बोली, तुम इतना क्यों इतरा रही हो? वैसे भी तुम्हारे पास क्या है? तुम तो गांव में पली बड़ी हो। तुम्हें यह तक नहीं पता कि हाई सोसाइटी में बातचीत कैसे करते हैं। ना ही तुम पढ़ी लिखी हो। तुम तो मेरी बेटी जानवी से कंपेयर तुलना कैसे कर सकती हो खुद को? मेरी बेटी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इसका करियर सेट है। इसे बड़े बड़े लोग जानते हैं। यह पूरे देश में फेमस है। अभी भी तुम कह रही हो कि इसके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर अनाया बिना इमोशन के बोली, मिस रवीना, अच्छा होगा कि आप मुझसे बात ना करें, क्योंकि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं मिस्टर कपूर से बात कर रही हूँ, क्योंकि कहने के लिए ही सही, लेकिन वह मेरे पिता है। वही। यह सुनकर तो रवीना की मुठिया और कस गई और राजेश कपूर का गुस्सा भी रवीना पर उतर पड़ा। वह गुस्से में चिल्लाकर बोला, वह सही कह रही है। तुम्हें अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए। वह इस खानदान की असली बेटी है। वही। यह सुनकर रवीना गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, आप क्या बकवास कर रहे हैं? जानवी भी हमारी ही बेटी है। क्या आप भूल गए हैं कि इतने सालों तक जानवी हमारे साथ रही और वही इस खानदान की बेटी है? तभी एक रौबदार आवाज सबके कानों में पड़ी, लेकिन बस गोद ली हुई उसके पीछे कपूर लगा हुआ है, वह भी गीता मैडम की मेहरबानी की वजह से और अनाया मैडम की वजह से। हर कोई इस आवाज को सुनकर गेट की ओर देखते हैं, तो वहां पर गीता कपूर का विश्वास पात्र लॉयर धनंजय ठकराल खड़ा था। उन्हें वहां देखकर राजेश कपूर थर-थर कांपने लगा। उसे जिस बात का डर था वही हो रहा था। धनंजय ठकराल आगे आते हुए रौबदार आवाज में बोले, लगता है मिस्टर कपूर आप कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो रहे हैं। आपने अनाया बेटा के साथ इतना सब कुछ करने की हिम्मत की और अभी भी इतने मासूम बन रहे हो। हाँ, ऊपर से आपकी यह दूसरी बीवी इस खानदान की असली वारिश को इतना सब कुछ सुना रही है। यह सुनकर उन तीनों के चेहरे का डर साफ साफ नजर आने लगा। अनाया मुस्कुराकर बोली, धनंजय अंकल आप यहाँ पर, आप मुझे लेने आए होंगे? तो वह मुस्कुराते हुए बोले, मिस अनाया, मैं आपको लेने के लिए ही आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पर इतना सब कुछ मुझे देखने को मिल जाएगा। क्या धनंजय ठकराल कोई कठोर डिसीजन लगे? और क्या आगे चलकर अनाया इन सब के साथ क्या करेंगे? कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि धनंजय ठकराल कपूर मेंशन में आते हैं और वह अनाया की बेइज्जती होते हुए देख लेते हैं। तो वह एक नजर राजेश कपूर को घूरते हुए बोले, इस बात का जवाब तुम्हें देना होगा मिस्टर कपूर। हम कल की बोर्ड मीटिंग में मिलते हैं और अब मैं इस बात पर 100% श्योर हूँ कि तुम्हें कंपनी में नहीं रहना चाहिए। तुम्हें ज्यादा ही घमंड है अपनी पोस्ट का, जिसकी वजह से तुम्हारी यह माँ और बेटी इस जायदाद की असली मालकिन को नीचा दिखा रही है। अब तुमसे सब कुछ छीनने का वक्त आ गया है। इतना बोलकर वह अनाया को लेकर वहां से चले जाते हैं और बाकी तीन लोग गुस्से और नफरत के मिले झूले एक्सप्रेशन से उन लोगों को देखते रहते हैं। उनको इस बात का भी होश नहीं रहता कि वह आगे चलकर उनसे माफी मांगे। वही। उनके जाने के बाद राजेश कपूर पीछे मुड़कर एक जोर का तमाचा रवीना कपूर के चेहरे पर मार देता है, जिससे रवीना कपूर जमीन पर गिर जाती है। जानवी, जो पहले ही नफरत से भरी हुई थी, वह आगे आते हुए राजेश कपूर को पीछे धक्का देते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोली, डैड आप यह क्या कर रहे हैं? आपने मॉम को क्यों मारा? आपको तो उस घटिया लड़की को मारना चाहिए था। जब से हमारी जिंदगी में वापस आई है, तब से हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। इतना बोलकर वह गुस्से में उन पर चिल्लाने लगी।
राजेश कपूर बिना कुछ सोच समझ एक जोर का तमाचा उसके भी गाल पर जड़ देते हैं, जिससे वह रवीना कपूर के पास जाकर गिरती है। फिर राजेश कपूर अपनी डरावनी आवाज में उंगली दिखाते हुए बोले, तुम दोनों माँ बेटी यह मत भूलो, तुम्हारे पास जो शानो शौकत है और जो पैसे हैं वह मेरी बदौलत है। मैंने तुम लोगों को यह सारी ऐश की जिंदगी दी है। अगर तुम लोगों की वजह से मेरी प्लानिंग फेल हुई या फिर कपूर इंडस्ट्री में मेरी पोजीशन गई तो मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर फेंकने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। और ध्यान रखना, आइंदा से अनाया से मत उलझना। वैसे भी तुम दोनों मिलकर उसे नीचा दिखा रही हो। तुम दोनों की इतनी औकात भी नहीं है कि तुम उसे नीचा दिखाओ। वह इस खानदान की जायज वारिस है। हमारे पास जो कुछ भी है वह उसकी माँ का कमाया हुआ है और उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा है। तुम कह रही हो कि उसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। तुम्हें यह नहीं नजर आ रहा है कि तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से हम लोग सब कुछ खोने वाले हैं। यह मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर फिकवा दूंगा। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चले गए, कंपनी की प्रॉब्लम सेटल करने के लिए। अब वह काफी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। वहीं उनके जाने के बाद जानवी अपना आपा खो चुकी थी। अब उसकी आंखों में अनाया को रास्ते से हटाने का जुनून साफ साफ दिख रहा था। वह किसी भी हालत में अनाया को छोड़ने नहीं वाली थी, लेकिन उससे भी पहले उसे विशाल से मिलना था। वह कल से कोशिश कर रही थी विशाल को कांटेक्ट करने की, लेकिन विशाल था कि उसके फोन का जवाब ही नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसने खुद की बेइज्जती सहते हुए विशाल की माँ को भी कांटेक्ट किया था ताकि वह विशाल के बारे में पता कर सके, लेकिन उसकी माँ ने तो उसे ही कैरेक्टरलेस साबित करके नीचा दिखा दिया। अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी जानवी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे किसी भी हालत में विशाल से बात करनी थी। तभी उसे कुछ याद आता है और वह चेहरे पर शैतानी भाव लाते हुए बोली, अनाया अब तुम नहीं बचेगी। इतना बोलकर वह वहां से चली गई। वहीं रवीना जो सदमे में अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी, क्योंकि उसके पति के आखिरी लफ्ज उसके जहन में उतर से गए थे। वह समझ चुकी थी कि इस बार राजेश कपूर खोखली धमकियां नहीं दे रहा। वह डरते हुए अपने कमरे में गई किसी को फोन करने के लिए, क्योंकि अब उसे अपना फ्यूचर सिक्योर करना था। वह जान चुकी थी कि यह सब कुछ अनाया की वजह से हो रहा है और अगर उसे अपनी बेटी की और अपनी जिंदगी सुधारनी है तो उसे उस शख्स की मदद लेनी होगी। इतना बोलकर वहां से कमरे की ओर बढ़ गई। वहीं कोने में ही छुपी हुई सावित्री देवी उन दोनों के चेहरे के भाव पढ़ चुकी थी। वह डरते हुए परेशान आवाज में अपने पास खड़ी नौकरानी से बोली, अब यह दोनों जरूर अनाया बिटिया के लिए कोई मुसीबत लाने वाली है। हमें अनाया बिटिया को सावधान करना होगा। वह नौकरानी भी परेशान होकर बोली, आप सही कह रही है। हमें अनाया मैडम को चेतावनी देनी होगी। यह लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतना बोलकर वह लोग भी वहां से चले गए। होटल में दूसरी ओर होटल के एक सुनसान कमरे में अनाया चेहरे पर मास्क और बिजनेस सूट पहनकर पहुंचती है। उसके आसपास का ओरा इस वक्त काफी स्ट्रांग नजर आ रहा था। वो इस होटल के एक वीवीआईपी रूम में पहुंचती है। उसने अभी भी खुद को ऊपर से नीचे तक ढका हुआ था। हालांकि वह अपने साथ कोई खास सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं चल रही थी, लेकिन उसने अपने आसपास का ओरा इतना खतरनाक रखा हुआ था कि कोई भी उससे नजरें उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात, यह होटल हर्षवर्धन का था। उसने पहले ही वहां के स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, इसीलिए किसी ने उसे सवाल भी नहीं किया और वह वहां की हर्षवर्धन की स्पेशल लिफ्ट से ही उस वीवीआईपी रूम में चली गई। जैसे ही वह रूम का दरवाजा खोलती है, उसकी नजरें सामने बैठे हुए 2 हैंडसम लड़कों पर जाती है, जिनमें से एक ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन था और दूसरे ने उसी की तरह ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन वह थोड़ी अलग तरह की कमांडो यूनिफॉर्म से मिलती जुलती थी। यह दोनों कोई और नहीं हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल थे। हालांकि हर्षद जिंदल की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अनाया के बुलाने की वजह से वह दोनों बिना किसी सवाल के यहाँ आ गए। वह लोग कब से बेचैन होकर अनाया का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर एना का उन दोनों को इस तरह से बुलाना थोड़ा अजीब लग रहा था। वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इन सब के पीछे डॉक्टर एना का क्या मकसद है। इसलिए उनके आते ही हर्षद जिंदल बिना किसी देरी के सवाल करते हुए पूछता है, डॉक्टर एना, क्या हम जान सकते हैं कि आपने हमें यह इस तरह से क्यों बुलाया है, वह भी सबसे छुपाकर। यहाँ तक कि आपने हमें हमारे गार्ड्स को भी अपने साथ लाने को मना कर दिया था।
अगर आपको हमसे काम था तो आप मिलिट्री कैंपस भी आ सकती थी, आपको वहां कोई नहीं रोकता। क्या जवाब देगी अनाया हर्षद जिंदल को? और क्या वो अपनी मां का राज उसे बता देगी? और क्या अनाया अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगा? होटल रूम में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया जिंदल ब्रदर से मिलने के लिए एक होटल में जाती है और हर्षद जिंदल उसे यहाँ बुलाने की वजह पूछता है। अनाया अभी कोई जवाब देती उससे पहले ही उनके पीछे एक रौबदार आवाज आए, ऐसा तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग यहाँ सबसे छुप कर आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम अपने साथ कई सारे दुश्मन लाए हो। इतना बोलते हुए उस कमरे का एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है जिसमें से हर्षवर्धन रौबदार अंदाज में बाहर आता है। वही हर्षवर्धन को वहां देखकर वह दोनों भाई चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता था कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। इसीलिए हर्षद थोड़ा परेशान आवाज में पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वही हर्षवर्धन उसे बिना जवाब दिए अनाया को ही देख रहा था। उसकी नजरों में इस वक्त काफी ज्यादा प्यार नजर आ रहा था। अनाया उसे घूरते हुए थोड़ी नाराज आवाज में बोली, हर्ष मैंने कहा था यहाँ मत आना, फिर भी तुम यहाँ आ गए। तुम जानते हो यह कितना रिस्की है? तो हर्षवर्धन उसके पास बैठते हुए उसके सर को हल्के से सहला कर बोला, कैसे नहीं आता? तुमने खुद को खतरे में डाला था और फिर भी मैं पर्दे के पीछे छुप कर रहता। यह सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, तुमने खुद को किसी की नजरों में तो नहीं आने दिया। यह सुनकर हर्षवर्धन ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, इसका मतलब उसे अनचाहे मेहमानों को तुमने भी देख लिया? अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मैंने भी देख लिया। तकरीबन 4 लोग थे, इन दोनों का पीछा करते हुए यहाँ आए थे। यह सुनकर हर्षवर्धन हंसते हुए बोला, तुम तो इन दोनों से ज्यादा स्मार्ट निकली बच्चा। लेकिन तुमसे भी एक गलती हो गई, क्योंकि कपूर मेंशन से तुम्हारे पीछे भी एक कार आ रही थी जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया। हालांकि वह कार बार बार बदल रही थी। तकरीबन 4 कार अलग अलग तरह से तुम्हारा पीछा कर रही थी, लेकिन एक कार आखिरी तक तुम्हारे पीछे रही। यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि सच में उसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो पूरे रास्ते धनंजय ठकराल से कुछ डिस्कस कर रही, लेकिन वह दुश्मनों को अपना पता देना चाहती थी, इसलिए इस बार वह रिलैक्स थी। वह गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी हर्ष, मैं इस बार थोड़ी लापरवाही कर गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो हर्षवर्धन उसका सिर सहलाते हुए बोला, चिंता मत करो बच्चा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। वही उन दोनों का यह लवी डबी अंदाज सामने बैठे हुए दोनों भाई देख रहे थे। उन दोनों को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। जाहिर सी बात है, उन दोनों की बातें जिंदल ब्रदर को समझ नहीं आ रही थी। इसलिए आकाश जिंदल ने झुझलाते इरिटेशन में हुए बोला, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? और कौन से 4 लोग हमारे साथ यहाँ आए हैं? हम तो अकेले आए हैं, जैसा डॉक्टर एना ने कहा था। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारा पीछा करने वाले लोग जो तुम्हारे साथ नहीं आए लेकिन तुम पर नजर रखे हुए हैं, वह भी आज से नहीं, पिछले 1 हफ्ते से, जिस पर तुम दोनों में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यह सुनकर वह दोनों एक साथ थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, क्या? उद्धरण चिन्ह, कहना क्या चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई टीम नहीं है जिस पर हमारा ध्यान ही ना जाए। यह सुनकर हर्षवर्धन उन दोनों को घूरते हुए वहीं पर लगी हुई टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो फुटेज चला देता है, जिसमें दिख रहा था कि कुछ लोग सच में उनका पीछा करके होटल तक आ चुके थे। यहाँ तक कि वह लोग तो ऊपर कमरे तक आने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन के गार्ड्स और होटल की टाइट सिक्योरिटी ने उन लोगों को रोक दिया। वही यह सब कुछ देखकर वह दोनों ही कंफ्यूज थे। हर्षद जिंदल आकाश से ज्यादा स्मार्ट था। वह एक स्पेशल कमांडर फोर्स का हेड था, उसे हर ट्रेनिंग दी गई थी। इसलिए वह गंभीर आवाज में पूछता है, यह कौन है और हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? और क्या इन्हीं लोगों की वजह से तुम दोनों ने हमें यहाँ बुलाया है? यह सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, हाँ टेक्निकली तो यह तुम्हारे भी दुश्मन है, लेकिन अभी यह तुम्हारे पीछे मेरी बीवी की वजह से पड़े हैं। यह सुनकर वह दोनों एक साथ थोड़ी कड़क आवाज में बोले, बीवी? उद्धरण चिन्ह, तुमने शादी कब की और कौन सी बीवी? तभी हर्षवर्धन उन्हें घूरते हुए बोला, डॉक्टर एना हर्षवर्धन रावत। यह सुनकर वह दोनों ही समझ गए कि वह किसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए वह लोग गहरी आवाज में बोले, ओह तो तुमने शादी कर ली, वह भी इतनी महान डॉक्टर से। यह सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए प्राउड आवाज में बोला, बिल्कुल, और यही वजह है
कि हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यह सुनकर वह दोनों भी समझ गए कि मामला काफी गंभीर है। तभी आकाश जिंदल, जो हमेशा ही आक्रोश में रहता था क्योंकि वह मिलिट्री में था, इसीलिए वह बोल पड़ा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हम पर नजर रखने लगा। हर्षवर्धन भाई, आप बस हमें उनका नाम बताओ, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। वही यह सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, असली मास्टरमाइंड का चेहरा तो अभी तक हमें भी नहीं देखा, लेकिन इतना पता है कि जो कोई भी है, इन सब के पीछे की वजह जिंदल खानदान से रिलेटेड है। यह सुनकर वह दोनों कंफ्यूजन से पूछते हैं, हमसे संबंधित? उद्धरण चिन्ह, लेकिन कैसे? तभी अनाया कुछ सोचते हुए डिसीजन लेती है और थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, क्या तुम दोनों जानते हो कि तुम्हारी एक हुआ भी थी? यह सुनकर उन दोनों की आंखें अविश्वास से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि इस न्यूज़ जिंदल खानदान ने बहुत अच्छे से छुपाया था, ताकि उनके दुश्मनों की नज़र उस न्यूज़ पर ना पड़े। यह सुनकर वह दोनों ही थोड़ी आक्रोश भरी आवाज में बोले, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? और साफ साफ बताना, क्या जानती हो हमारे बारे में? वही उन दोनों की ऐसे रिएक्शन से हर्षवर्धन गुस्से आवाज में बोला, आवाज नीचे रखो। यह हक मैंने खुद को भी नहीं दिया कि मैं अपनी जान के आगे आवाज ऊंची करूं। इसीलिए जो भी पूछना है, आराम से पूछो। वही हर्षवर्धन का यह डाकोरा देखकर वह दोनों ही एक पल के लिए डर गए। हालांकि वह दोनों ही काफी ऊंची पोस्ट पर थे, लेकिन हर्षवर्धन का रुतबा ही कुछ ऐसा था कि बड़े से बड़ा इंसान उसके आगे झुकता था। और यह दोनों भाइयों के साथ भी यही हुआ। वह दोनों शांत हो गए। वही हर्षद जिंदल समझ गया कि इस बात गलतियां उन लोगों की थी, जैसे उन दोनों ने अनाया को गलत समझकर किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया। वह माफी मांगते हुए बोले, माफ कीजिएगा डॉक्टर ऐना, हम बस थोड़ा परेशान हो गए थे। हमें लगा कि आप हमारी खानदान के लिए कोई मुसीबत लेकर आएगी। यह सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, जिस खानदान ने मुझसे मेरी मां छीनी, वह मुझसे कह रहा है कि मैं उनके लिए खतरा हूँ। क्या मजाक है? वही उसकी बात हर्षवर्धन भी समझ गया। उसको अपनी बीवी के लिए दर्द महसूस हो रहा था, तो वह उसका कंधा सहला देता है, जैसे उसे आश्वासन दे रहा हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या अनाया उन दोनों भाई को हकीकत बता देगी? और क्या वो करेंगे अनाया की बातों पर यकीन? और क्या आगे चलकर जिंदल खानदान अनाया का दुश्मन बनेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।